बाद न्यू ईयर की पार्टी से पहले नक्श अनिका के पास आया और उसे एक गिफ्ट पैक दिया और जैसे ही उसने अंदर का गिफ्ट देखा तो उसके होश उड़ गए। ये फोन, ये तो इस कंपनी का स्पेशल एडिशन है। इसकी कीमत तो 1 करोड़ है। ये तुम कहाँ से लाए? असल में ये ओरिजिनल नहीं है। हाँ, ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उसी फोन की कॉपी है। अनिका को नक्श पर थोड़ा शक हुआ क्योंकि वो फोन बिल्कुल असली लग रहा था। मैडम, आपके हाथ पे जो फोन है ये स्पेशल एडिशन है। इसका डिजाइन, ये कटिंग, ये लोगो, ये नकली बनाना इम्पॉसिबल है। और इंडिया में कल ही ये दूसरा पीस बिका है जो मिस्टर भानुशाली ने खरीदा है। वो भानुशाली इंडस्ट्रीज के मालिक? यस। पर उन्हें तो आज तक किसी ने नहीं देखा। कहाँ से आया ये करोड़ों का फोन बेरोजगार नक्श के पास? क्या है नक्श की असलियत? क्या नक्श ही है मिस्टर भानुशाली या नक्श ने चुराया है ये फोन? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर? सबके सब नक्श भी दिखाई नहीं दे रहा है। काम के वक्त पता नहीं कहाँ मर जाते हैं। बड़बड़ाते हुए अनिका ने आईने में देखकर जल्दी से अपने बालों को एक और बार संवारा और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ ड्राइवर की जगह नक्श खड़ा था। अनिका, वो मैं कल गया था रमनीक भाई ज्वेलर्स के पास। उन्होंने कहा कि सेट अभी रेडी नहीं है, शायद 1-2 दिन और लग जाएंगे उसे रेडी होने में। तो मैं उसके मैम, आई एम सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया। कोई भी काम तुम लोगों से एक बारी में क्यों नहीं होता है? पूरा दिन बस टाइम पास करते रहते हो। मजाले एक काम तुम लोग पूरा कर दो, बस बहाने बनाने आते हैं। सबके सब एक जैसे कामचोर। ये कहते हुए अनिका ने नक्श की ओर देखा और नक्श ने तुरंत ही अपना चेहरा नीचे कर दिया। तभी ड्राइवर ने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, सॉरी मैम, आगे से नहीं होगा। सॉरी, माय फुट। ये कहने के बाद जैसे ही अनिका अपना बैग उठाने लगी तो नक्श अनिका की मदद करने के इरादे से बोला, ला अनिका, मैं बैग ले लेता हूँ। लेकिन इससे पहले कि नक्श बैग उठा पाता, अनिका ने बैग उठाकर ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया और नक्श को पूरी तरह से इग्नोर करके वो कमरे से निकल गई। जब हड़बड़ाते हुए नक्श तेजी से अनिका की तरफ बढ़ा तो वहीं पास में सोफे पर बैठी अनिका की कजिन भाग्या की नजर उस पर पड़ी और इविल स्माइल के साथ उसने नक्श के रास्ते में अचानक से अपनी टांग अड़ा दी। नक्श ने अपना बैलेंस खो दिया और वो सीधा जाकर अनिका की माँ चित्रा से टकरा गया। तुरंत ही नक्श ने माफी मांगते हुए कहा, सो सॉरी। वो एक्चुअली अनिका अपनी फाइल भूल गई थी और मैं उसे देने के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक से आप बीच में आ गई और सॉरी। अच्छा, तो मैं साहबजादे के बीच में आ गई? क्या मैं बनमारी भूल छे? हाँ, देख के नहीं चल सकता है। आखी सारी खराब करी नाखी। भाग्या को एक और मौका मिल गया। बड़ी माँ, आप ठीक तो हैं? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। आप ठीक तो है ना बड़ी माँ? मेरी प्यारी बच्ची, तुझे मेरी कितनी फिक्र रहती है ना। हूँ ठीक छू, डॉक्टर की जरूरत न थे। ठंडे आदमी ने मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। बड़ी माँ की इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। बड़ी माँ, ये तो एक्सक्लूसिव कलेक्शन की है। हाँ, एक तरफ भाग्या बात का बतंगड़ बना रही थी तो दूसरी तरफ नक्श ने देखा कि अनिका वापस अंदर आ रही है। नक्श चित्रा को इग्नोर करते हुए अनिका की ओर बढ़ा। अनिका, वो फाइल भूल गई थी तुम। अनिका नक्श को देखे बिना ही घर से बाहर निकल गई। बस अनिका की एक प्यार भरी झलक के लिए तरस गया था नक्श। ये है जावेरी परिवार का घर। सूरत की बड़ी बिजनेस फैमिलीज में से एक है। इस बड़े से शानदार घर में जावेरी खानदान का बड़ा परिवार रहता है और कई जॉइंट फैमिलीज की तरह इनके बीच में भी प्यार बस दिखावे का ही है। अक्सर यहाँ हर सुबह की शुरुआत ऐसे ही शोर शराबे से होती है और गलती चाहे हो या ना हो, इल्जाम हमेशा इस परिवार के दामाद यानी नक्श के सर पर ही आता है। पर नक्श ने कभी भी इस बात को दिल पर नहीं लिया। हर सुबह किसी और की गलती को अपने सिर लेकर मुस्कुराते हुए वो अपने काम में लग जाता है। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ।
तेरे काका ने क्या सोच के अनिका का हाथ इस आदमी के हाथ में दिया था। अरे हमारे तो भाग ही फूट गए। जब से घर दामाद बन के आया है हमारी छाती पे मूंग डाल रहा है ये। तभी ड्राइंग रूम में लगे टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का भविष्य खतरे में। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इतने बड़े नुकसान से उभर पाएगा? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप की बागडोर? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये भानुशाली ग्रुप तो सूरत का ही नहीं बल्कि आखिर गुजरात का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है। अरे इनके साथ ऐसे कैसे हो गया? हम लोग तो इनके साथ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का सोच रहे थे। बड़ी माँ, आप परेशान क्यों हो रहे हो सकता है कि ये हमारे लिए अच्छा साइन हो। मुझे लगता है कि हमें इनके सीईओ के साथ डील कर लेनी चाहिए। यही सब सोचते हुए नक्श अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। नक्श के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उसकी आंखों की चमक को और बढ़ा रही थी। तभी नक्श की नजर अनिका के पिता रसिक जावेरी की एक तस्वीर पर पड़ी। गुरुजी, देख रहे हैं ना आपके एक वादे के चक्कर में क्या क्या हो रहा है मेरे साथ इस घर में। आपने तो बाप का फर्ज निभा दिया अनिका का हाथ मेरे हाथ में देकर, लेकिन अब झेलना मुझे पड़ रहा है। खैर, मैं भी ढीठ हूं, हार नहीं मानूंगा। आपकी बीवी चित्रा, उसको तो हंसते हंसते सहलूंगा मैं, पर मेरा मकसद है आपकी बेटी अनिका, उसके दिल में अपने लिए जगह बनाना। आप फिक्र मत कीजिए, एक ना एक दिन अनिका के दिल में अपने लिए जगह बनाकर रहूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। नहाने के बाद जब नक्श बाथरूम से बाहर आया तो उसका फोन दोबारा वाइब्रेट होने लगा। नक्श बेटा, प्लीज फोन उठा लो। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मेरा फोन उठा लो, सिर्फ एक बार बात कर लो। अभी नक्श उन मैसेजेस के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में उसी नंबर से एक बार और कॉल आया। हेलो। कुछ देर तक फोन के दोनों एंड पर सन्नाटा बना रहा। हेलो मिस्टर यशवर्धन। अपना नाम सुनकर वो बुढ़ा आदमी थोड़ा सा पकाया, लेकिन यशवर्धन ने फिर से प्यार से शुरुआत की। हेलो बेटे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। अच्छा, तो मेरी याद आने में आपको पूरे 2.5 साल लग गए। इतनी याद आती है आपको मेरी? नक्श का टॉन्ट सुनकर वो आदमी पूरी तरह से चौंक गया, लेकिन अपने होश संभालते हुए उसने फिर से बोलना शुरू किया। नहीं बेटा, तुम्हें यकीन नहीं होगा मेरे बच्चे, पिछले 2.5 साल में न जाने मैंने कितनी बार तुम्हें याद किया। तुम्हारी तस्वीर के सामने रोज रो रो करके अपने आप को कोसता रहा बेटा। मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई तो क्यों हुई? मेरे सामने ये अन्याय हुआ बेटा और मैं कुछ नहीं कर पाया। नक्श को यशवर्धन की बात सुनकर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। पता चला मुझे जो कुछ भी खबरें मार्केट में चल रही हैं आपकी कंपनी को लेकर। ये सुनते ही यशवर्धन एकाएक खामोश हो गए, जैसे मानो नक्श ने उनकी चाल पकड़ ली हो। बेटा, मैंने काम की बात करने के लिए तुम्हें कॉल नहीं किया है बेटा, मैंने तेरी आवाज सुनने के लिए तरस गया हूँ बेटा। मैं जानता हूँ कि कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती हो तुम अपने दिल पे नहीं लेते, तुम अपने मन में कोई बैर नहीं पालते बेटा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या है ना यशवर्धन जी, कुछ लोग बड़े दिल वालों को बेवकूफ समझने की गलती कर देते हैं, लेकिन आप ठहरे यशवर्धन जी, आप ये गलती कैसे करोगे? सही कह रहा हूं ना मैं? ये सुनकर यशवर्धन समझ गए थे कि उनका काम इतनी आसानी से नहीं पूरा होगा। आप लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए आप लोगों को माफ करके मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन हाँ, मैं उन सब बातों को कभी भुला नहीं पाया हूं, ना भुला सकता। इसीलिए मुझे आप लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। इतना कठोर तो नहीं था मेरा नक्श। यशवर्धन जी, मैं अपनी नई जिंदगी में खुश हूँ। क्यों आप मुझे उस पुरानी जगह पे ले जाना चाह रहे हैं जहां मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्द ही मिला है?
क्या तीरथ